तो बच्चों नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार चौरसिया, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंडा, जिला सागर से। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर क्रमांक 13 है। इसके पहले हम 12 चैप्टर में कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के प्रकार यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण की विधियाँ, कैसे नामकरण किया जाता है, IUPAC नाम लिखना, सामान्य नाम लिखना हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, नाम बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हमें इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। नहीं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन रहते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया है। अब हम इसके वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण में ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय का मतलब है इनका कोई चक्कर नहीं रहेगा, इनमें दो सिरे स्पष्ट रूप से पाए जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा कहलाता है चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इनमें एक स्पष्ट रूप से चक्र पाया जाएगा, कोई दो सिरे नहीं रहेंगे। अब अगर हम अचक्रीय की बात करें तो अचक्रीय को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्ड या केवल सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाएगा। असंतृप्त का मतलब है इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंध पाए जाते हैं। अगर हम चक्रीय की बात करें तो चक्रीय को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है एलिसाइक्लिक और एक कहलाता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है कि इनमें चक्र तो पाया जाएगा लेकिन हुकेल रूल लागू नहीं होगा। हुकेल रूल हम पढ़ चुके हैं। हुकेल रूल कहलाता है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो कहलाता है एलिसाइक्लिक। और जिसमें लागू हो जाएगा हुकेल रूल वो होते हैं एरोमेटिक, यानी अगर एक रिंग है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम संतृप्त की बात करें तो संतृप्त में आ जाता है एल्केन। एल्केन का मतलब हुआ इसका सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा। दूसरी बात करें अगर हम असंतृप्त की तो असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम एलिसाइक्लिक का उदाहरण देखें तो एलिसाइक्लिक में इस तरीके से एक रिंग पाई जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे। अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। जबकि इसमें जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो इसे कहते हैं बेंजीन। अब हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड या केवल सिग्मा बंध उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एल्केन। एल्केन का अगर हम नाम देखें तो ALKANE लास्ट में रेड कलर से इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसके नाम के अंत में N जुड़ेगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। अब CnH2n में N की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो नया फॉर्मूला बनता जाएगा। जैसे कि C1H2 × 1+2, इसमें क्या कर दिया, N की वैल्यू 1 रख दी तो फॉर्मूला बनेगा CH4, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब यहाँ पे देखें कि जो एल्क था वो यहाँ पे मैथ है और NaNe को इसमें लास्ट में जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया मीथेन। अगर हम N की वैल्यू 2 रखते हैं
तो फॉर्मूला बनेगा C2H2 इंटू 2+2, यानी इसमें क्या हो गया, इसमें n की वैल्यू 2 रखने पर फॉर्मूला बन गया C2H2 और इसका नाम हो जाएगा ईथेन। ईथेन का मतलब हुआ कि इसमें ईथ में ANE जुड़ गया है। ANE से तात्पर्य है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम इस तरीके से ये सूत्र में फॉर्मूले में संख्या n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो इस तरीके से हमें बनता जाएगा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, इस तरीके से लगातार बनती जाएंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसके संरचना सूत्र की चर्चा करते हैं तो संरचना सूत्र देखा जरा, चूँकि कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है, तो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, तो इस तरीके से कार्बन की चारों संयुक्ताओं को संतुष्ट कर दिया गया है हाइड्रोजन के द्वारा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हो जाएगा CH4। ईथेन का C2H6 था, तो इसमें देखो जरा ये दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं और सभी चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। यहाँ पे प्रोपेन में 3 कार्बन है, तीनों सिंगल बॉन्ड से। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड से। इसी तरीके से अगर पेंटेन, हेक्सेन और ऑक्टेन की बात करें तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्योंकि ये बना हुआ है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब होता है कि दूसरे नंबर कार्बन पर इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। ये नियोपेंटेन है क्योंकि इसमें एक कार्बन की चारों वैलेंसी, चतुर्था कार्बन है, चारों वैलेंसी कार्बन से ही संतुष्ट हैं। इस तरीके से अगर हम इसकी की पूरी सीरीज देखें तो इस तरीके से इसका संरचना सूत्र हम बना सकते हैं। केवल चारों तरफ हाइड्रोजन लगाते जाना है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 10 तक हमने बता दिए हैं। अब अगर हम देखते हैं सजातीय श्रेणी, तो सजातीय श्रेणी क्या कहलाती है? यौगिकों की ऐसी श्रेणी या श्रृंखला जिसे एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। निरूपित मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है, और इसमें केवल और केवल CH2 का अंतर होता है। CH2 का अगर अंतर हो तो इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एल्केन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी इसमें क्या होगा कि सभी का जो सामान्य सूत्र रहेगा वो कैसा रहेगा? CnH2n+2 रहेगा। ये देखें जरा, ऐसे ही मेथेन है CH4, C2H6, इनमें कितने का अंतर है ये देखो जरा। अगर हम इसमें देखें CH4 और C2H6 में काय का अंतर है, तो ये देखो जरा CH2 का अंतर है। यानी अगर इसमें हम CH2 जोड़ देते हैं, अर्थात एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये CH4 से C2H6 में बदल जाता है। अगर हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो ये C3H8 बन जाएगा। अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये C4H10 बन जाएगा। अगर हम इसमें जोड़ दें, इस तरीके से लगातार हम पूरी सीरीज के दौरान देख रहे हैं कि इसमें CH2 के अंतर से और अगला यौगिक बन जाता है, तो इनमें CH2 का अंतर पाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो क्या है? सजातीय श्रेणी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को अपनी पुस्तक में देख के और कॉपी में लिखना है, ये परीक्षा में आती है। अब अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हो गए। एक डबल बॉन्ड उपस्थित होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, 2 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्कीन की बात करें, एल्कीन का मतलब हुआ कि लास्ट में रहेगा जो इसमें ANE लगता था वो इसमें ENE लगेगा, यानी CnH2n हो जाएगा इसका फॉर्मूला। n की वैल्यू हम इसमें कम से कम 2 रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो जैसा कि पहले भी बता दिया गया था कि 1 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला है वो CH2 बनेगा, जो कि अनस्टेबल है क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं हो रही है। इसमें n की वैल्यू 2 रखी तो ये ईथेन बन गया, 3 रखी तो ये प्रोपीन बन गया। अब इसमें अगर हम देखें संरचना सूत्र की बात करें तो इसमें जो C2H4 है, 2 कार्बन की वैलेंसी आपस में डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट कर दी गई है और चारों तरफ इसमें हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं। अब इसमें कार्बन में इसमें नीचे हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 4, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है 4। अगर इसका नाम देखा तो एथीन है,
इसी तरीके से इसका नाम प्रोपीन है, इसमें भी 4 संयोजकता हर कार्बन की बता दी गई है। यहाँ पे देखें इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्यूटीन है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और एक सिंगल एक जगह पे डबल बॉन्ड इसमें पाया जा रहा है। तो इस तरीके से इनके नाम हो गए। अब अगर हम देखें एल्काइन के बारे में, तो एल्काइन का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 के लिए एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखें तो एन की वैल्यू इसमें कितनी रख सकते हैं, कम से कम 2 रख सकते हैं, क्योंकि एक रखेंगे तो CH फार्मूला बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये देखें जरा, फार्मूला बन गया हमारा क्या, C2H2 × 2 - 2, यानी C2H2 फार्मूला बना, एथाइन हो गया। एथाइन के बाद अगर हम देखें तो ये C3H2 × 3 - 2, यानी फार्मूला बन गया C3H4, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। अब अगर हम इसकी पूरी सीरीज देखें तो इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और इस तरीके से कार्बन की पूरी बैलेंसी 4 हो जाएगी। इसका नाम है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। इस तरीके से लगातार पूरी सीरीज 10 तक हम कर सकते हैं, जिसका नाम डेकाइन हो जाएगा। अब हम एल्केन की रासायनिक गुणों के बारे में और बनाने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम देखें तो एक ही चित्र में हम इसके बनाने की विधियां और रासायनिक गुण के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले मेथिल ब्रोमाइड दिखाई दे रहा है। मेथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स अगर सोडियम से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हायर एल्केन बनते हैं, यानी 1 कार्बन वाला अगर हमने एल्केन हैलाइड लिया है तो 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो इसमें H और OH होता है H2O में, तो इसका H है वो इसमें C2H5 में लग जाएगा और C2H6 बन जाएगा। ये एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अगर हम इसमें एल्केन बनाने में, यानी ये सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब हम सोडियम प्रोपेनोएट की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है और एथेन बन जाता है। इसी तरीके से सोडियम एसीटेट की रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कराते हैं तो भी एथेन बनता है। और यहाँ पे एथीन पर हमने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस करा दिया है, यानी अपचयन करा दिया है। 2 हाइड्रोजन परमाणु लग जाएंगे तो एक इसमें और एक इसमें एडिशन रिएक्शन होकर के C2H6 बन जाएगा। अगर हम इस कार्बन को या एथेन का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसको हम यहाँ पे अब कम्बसन कह रहे हैं, कम्बसन क्योंकि अब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में पूर्ण रूप से दहन ही हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 और H2O हमें मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसका पायरोलाइसिस करते हैं तो पायरोलाइसिस में क्या हो जाएगा, इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएंगे, यानी बड़ा मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अपघटन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, 1 हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा और हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर दें तो हमें जो HNO3 था वो नाइट्रोएथेन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से अगर हम पार्शियली इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पार्शियली ऑक्सीडेशन करने पर हमें एथाइल एल्कोहल मिलेगा। ऊपर भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें एथाइल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। अगर हम एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें उसके कार्बन परमाणु के हिसाब से CO2 और H2O मिल जाएंगे और पूरी तरीके से वो कम्बस्ट हो जाएगा, यानी कि उसका दहन होके उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। अब अगर हम बात करें एल्कीन के रासायनिक गुणों की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आता है, अगर इसके रासायनिक गुणों की बात हम करते हैं तो इसके रासायनिक गुणों में देखें हम किस तरीके से ये बनता है और किस तरीके से ये किसी से क्रिया करता है। तो ये एथेन है, एथेन का हमने अभी पायरोलिसिस किया था। पायरोलिसिस का मतलब हुआ कि इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना,
तो 800 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है और ये C2H4 यानी एथीन बन जाता है। अगर हम C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ का इसका OH और इस C2H5 का एक H, इसमें से H2O निकल जाता है और C2H4 बन जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स अगर C2H5OH का रहेगा तो एक ही मॉलिक्यूल्स C2H5 का रहेगा और ये कंसनट्रेट रहेगा। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम तनु ले लेते हैं और इसको हम इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, यानी 2:1 के रेशियो में अगर हम इसे लेते हैं तो यहाँ पर एथीन नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर डाई एथाइल ईथर बनेगा। इसलिए यहाँ पर कंसनट्रेट और 170 डिग्री लेना जरूरी है। यहाँ पर हम अगर देखें तो एथाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि एल्कोहली KOH के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, जिसे डिहाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन एक कम भी हो रहा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हुआ कि इसमें से एक हेलोजन परमाणु निकल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर जलीय KOH लेते तो इसमें बनता एथाइल एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहली KOH लिया जा रहा है, इसलिए इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है और इसका एक H और इसका एक Cl इसमें से गायब हो रहा है, अर्थात विलोपित हो रहा है। इसलिए इसका नाम हो गया इलिमिनेशन अभिक्रिया और इसका C2H4 में कन्वर्सेशन हो गया। इसके बाद अगर हम इसको इसे हम कहते हैं क्या, बिस्नल डाइब्रोमो ईथेन। अगर बिस्नल डाइब्रोमो ईथेन की रिएक्शन हम Zn के साथ कराते हैं तो इस तरीके से ये दोनों Br और एक ZnBr2 निकल जाता है और यहाँ पर C2H4 बन जाता है। अगर यहाँ पे तो हमने क्या किया था, पायरोलिसिस किया था, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में बदला था, यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल्स है और इसमें हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन यानी ये एथाइन है, एथाइन की रिएक्शन जब हम H2 से कराते हैं तो क्या होता है, पार्शियल इसमें हाइड्रोजनेशन हुआ है और पार्शियली हाइड्रोजनेशन से C2H4 बन जाता है। C2H4 का मतलब हुआ कि एथाइन से एथीन बन गया है। अब इसके अगर रासायनिक गुणों की बात करें तो इसका जिस तरीके से अभी हमने कहा था, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी हम अगर कंप्लीटली कंबसन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें CO2 और H2O प्राप्त होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर इसमें हम Na की प्रेजेंस में यानी NiPd कई उत्प्रेरक हैं, इनकी उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक हाइड्रोजन यानी इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और एक एक हाइड्रोजन दोनों में लग जाते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है क्या, हमें यहाँ पे मिल जाता है ईथेन। इसी तरीके से अगर हम Br2 की रिएक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों जगह पर एक एक Br जुड़ जाता है, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बन जाता है। अगर हम HBr की रिएक्शन करें तो एक जगह H और एक जगह Br जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सभी के सभी ये एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से एक एक कार्बन पर दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। इस तरीके से अब हम देखें एल्काइन के रासायनिक गुणों के बारे में। तो एल्काइन के रासायनिक गुण में देखें, पहला नंबर है ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स अगर Hg के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एसिटिलीन बनता है। ये एसिटिलीन यानी एसिटाइलिन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर हम ये कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जल के मॉलिक्यूल से कराते हैं तो इनकी रिएक्शन से एसिटिलीन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एसिटिलीन बनाया जा रहा है और एसिटिलीन की दहन कराने से हमें एनर्जी मिल सकती है। ये बिस्नल डाइब्रोमाइड अभी रिएक्शन कराई थी तो किस तरीके से दोनों Br निकल जाएंगे, एक H और एक Br, एक H और एक Br निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। इसी तरीके से ये है, इसमें जो दोनों Zn दोनों Cl और ये दोनों Cl यानी चारों Cl और Zn निकलेंगे तो इसमें भी एसिटिलीन बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन ये सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है, जिसको बर्थोलेट सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें एक कार्बन
और 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के एसिटिलीन बना देंगे। ये कहलाती है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों CO2 निकल जाते हैं, ये CO2 और ये CO2, ये दोनों के, और जो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, KOH। और यहाँ पे ये ब्रेक यहाँ से होगा, ब्रेक होने पर ये क्या बन जाएगा, C2H2। अगर इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो कंबसन हम पहले से पढ़ चुके हैं। कंबसन कहलाता है ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और H2O मिलेगा। अगर हम NH4OH और AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट आता है और सिल्वर जुड़ जाता है हाइड्रोजन को हटा करके। इसके बाद अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, इसमें ओजोनोलिसिस करने के बाद ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहली बार में ओजोन यानी O3 जुड़ जाता है और दूसरी बार में हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ये गिलाई ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। अगर हम Na के PD के प्रेजेंस में H2 की से रिएक्शन कराते हैं तो H2 से रिएक्शन करने पर क्या हो जाता है, एल्केन बन जाता है। इसी तरीके से Br2 के रिएक्शन कराने पर एडिशन होता है। जिस तरीके से एल्कीन में एडिशन होता है, उसी तरीके से एल्काइन में भी एडिशन हो जाता है। अब हम देखते हैं एरोमेटीकरण। एरोमेटीकरण का मतलब है कि जब 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले नॉर्मल एल्केन को एल्यूमिना यानी कि Al2O3 या Cr2O3 की उपस्थिति में 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो बेंजीन या इसके सजातीय सदस्य बनते हैं जो एरोमेटिक कहलाते हैं। अर्थात एलिफेटिक यौगिकों से एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण एरोमेटीकरण कहलाता है। किस तरीके से 6 या 6 से अधिक, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन लिया है तो नॉर्मल हेक्सेन लेने पर अगर हमने इसकी Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है तो यहाँ पर 4 H2 के मॉलिक्यूल्स निकल गए और यहाँ पर बेंजीन बन गया। तो ये एलिफेटिक था और ये एरोमेटिक है। अगर हम इसके जगह पे एक कार्बन यहाँ पे और ले लें, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन की जगह पे अगर हम नॉर्मल हेप्टेन लेते तो यहाँ पर हमें टॉलुइन मिलता। अगर हम यहाँ पर ऑक्टेन लेते तो यहाँ पर हमें जाइलिन मिलता। इसी तरीके से हम इसके कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएंगे और हमें यहाँ पर जो एरोमेटिक यौगिक है वो भी परिवर्तित होता जाता। इस तरीके से हमें इसमें एरोमेटिक यौगिकों एलिफेटिक यौगिकों से एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण होता जाता है। अगर हम देखें तो मार्कोनिकॉफ रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, एग्जाम में हमेशा आता है। और इस रूल को हम परिभाषित करने की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणुओं का योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम से कम होती है। यानी जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम रहेंगे वहाँ पर जुड़ेगा। ये मार्कोनिकॉफ हैं जिन्होंने रूल दिया था। क्या रूल दिया था? असममित एल्कीन का मतलब हुआ कि अगर हम इस एल्कीन को डबल बॉन्ड से काटेंगे तो दोनों टुकड़े समान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, एक टुकड़ा छोटा मिल रहा है, एक टुकड़ा बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब हुआ असममित एल्कीन, यानी 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, ऐसे असममित एल्कीन होंगे जिसके डबल बॉन्ड से काटने पर हमें 2 बराबर टुकड़े नहीं मिलेंगे। तो इसको अगर हम HBr से रिएक्शन कराते हैं, HBr से हमने इसलिए रिएक्शन कराई क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल HBr ही लागू होता है, इसलिए हम HBr से अंतर बता सकें इसलिए हमने HBr लिया। HCl से भी नहीं तो रिएक्शन करा सकते थे। जब HBr से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें देखो सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु है बीच वाले कार्बन में, और बीच वाले कार्बन में ही इसका ऋणात्मक भाग जुड़ा है, यानी Br इसमें जुड़ा है और इसका H है वो इस CH2 में जुड़ा है तो CH3 बन गया। अगर हम कहीं से भी काउंटिंग करें, गिनती करेंगे तो 1 2 तो यहाँ पे बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है तो इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अगर ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहलाता। कैसे बनता है ये 2, क्यों 1 नहीं बनता? अगर हम इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो ये देखा जरा 3 स्टेप में क्रिया हो रही है। HX में जब इसका विखंडन हुआ तो ये H+ और X- बना।
अब ये H+ दोनों कार्बन पर किसी पर भी अटैक कर सकता है। मान के चले हम पहली बार में ऊपर वाले में अगर देखें तो H है वो इस कार्बन पर अटैक किया है, तो यहाँ पर CH की जगह पर CH2 हो गया है और हमें इसमें मिला है क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, यानी ये अस्थायी है और तुरंत ही नष्ट हो जाता है। अगर ये यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ पर CH3 हो गया, तो हमें यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला। सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। अब मोर स्टेबल होने की वजह से जब तीसरे स्टेप में X अटैक करेगा तो उसको प्राइमरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो चुका होगा, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होने की वजह से मिलेगा और वो यहाँ पर अटैक करेगा। इस तरीके से हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में 2-ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, अर्थात 2 हेलो कंपाउंड मिलेगा। इसके बाद अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी मार्कोनिकॉफ के नियम से अगर किसी ध्रुवीय अणु का योग हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने देखा जरा आइसोब्यूटाइलिन कर लिख लिया है यहाँ पर। तो आइसोब्यूटाइलिन लेने पर HBr का जब योग किया है तो अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तब ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कार्य कर रहा है, और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या बन रहा है यहाँ पे 1-ब्यूटाइल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया में हम पेरोक्साइड का प्रेजेंस कर देते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति कर देते हैं, तो ये वहाँ पर जुड़ता है Br जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर बनता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हो जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्रियाविधि। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके अपने पाठ्य पुस्तक को देख करके अपनी कॉपी में भी इसको लिखना है। ठीक।